जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई दिल्ली पुलिस के अंदर 2025 में ड्राइवर की वैकेंसी आ रही है और लगातार आप लोगों के मैसेज मिल रहे थे कि भाई जो 50 नंबर का ड्राइविंग पार्ट आता है, कैसे क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं और हमें मतलब कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे हम उनको कवर करें। ड्राइविंग पार्ट के अंदर हम एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो भाई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से आज शुरुआत करते हैं, जहाँ से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, चाहे वो आपकी दिल्ली पुलिस की बात हो या फिर और कोई ड्राइवर भर्ती हो। और भाई यहाँ से आपसे जो ट्रेड टेस्ट होता है, यानी जो मौखिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे वाइवा के अंदर, उसमें भी इस टॉपिक से आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले भाई कुछ चीज़ें मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग पार्ट में एक अच्छा स्कोर करने से सिलेक्शन नहीं होगा। अब कहने वाले चाहे कुछ भी कहे, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करूंगा। पिछली बार भी 45-45 नंबर बच्चों के इसके अंदर थे, लेकिन उनका टोटल स्कोर 70 भी नहीं हो पाया, क्योंकि मैथ्स जीएस के अंदर स्कोर कम रहा। तो आपको साथ में वो चीज़ें भी अच्छे से कवर करनी है। और एक चीज़ और भाई, कि अभी देखना आप यूट्यूब के अंदर या फिर जैसे कोई भी बैच निकाले उसके अंदर उस लेवल का, जैसे काफ़ी टॉपिक्स उस लेवल के पढ़ाए जाएंगे। मैं टेक्निकल चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि जैसे आपको ड्राइवर भर्ती ना करके मैकेनिक भर्ती किया जा रहा हो। तो भाई आपके टेक्निकल जो क्वेश्चन है वो 50 में से मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो भी मोटे मोटे, यानी ऊपर की जो नॉलेज है। जैसे इंजन से क्वेश्चन पूछा तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको इतना उसके अंदर नहीं घुस जाना, इतना बेवकूफ़ आपको नहीं बनना है कि भाई आप इसके अंदर इतना घुस जाओ कि बाकी सब्जेक्ट को आप समय न दे पाओ, या फिर इसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से 38-40 क्वेश्चन बनने हैं आप उनको भूल जाओ। तो ये चीज़ें भाई मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। तो आज बात करते हैं भाई भारत स्टेज उत्सर्जन मानक। ये टॉपिक बता चुका हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, तो इसको अच्छे से कवर कर लें। अब एक बार इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं, और साथ साथ आपको बताते हुए चलूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो डेफिनेशन देखते हैं कि भाई भारत स्टेज उत्सर्जन मानक भारत सरकार द्वारा मोटर वाहनों सहित कंप्रेशन इग्निशन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन, ये आपके डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन की बात हो रही है। जब इंजन के बारे में आपको बताया जाएगा तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अभी इसके बारे में ना सोचकर इसी टॉपिक पे फोकस करना है। तो भाई आपके जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन या स्पार्क इग्निशन इंजन उपकरण से वायु प्रदूषकों के उत्पादन को विनियमित करने के लिए स्थापित एक उत्सर्जन मानक है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मानकों और कार्यान्वयन की समय सीमा निर्धारित की जाती है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आपको बताऊं तो भाई वायु प्रदूषक को जो कम करना है मेनली, वही इसका एक पर्पज कह सकते हैं। और इसकी एक जो समय सीमा है वो निर्धारित होती है, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा। आप लोग देख रहे हैं कि भाई व्हीकल की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है और बहुत ही ज़्यादा जो प्रदूषण है वो इस समय के अंदर आपको देखने को मिलता है, खासकर बड़े शहरों के अंदर, जैसे कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ से जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भाई ये टेबल आप सामने देख रहे हैं। तो जो इंडिया 2000 है, या कह सकते हैं भारत स्टेज 1, इसके रेफरेंस में जैसे यूरो 1 हम कह सकते हैं, ये कब आया था क्वेश्चन मैं साथ साथ बताते हुए चलूंगा। थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि भाई यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं तो थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि भाई जो यूरो 1 है या भारत स्टेज 1 है वो इंडिया के अंदर कब लागू हुआ। तो आपको याद रखना है कि 2000 के अंदर कंप्लीटली, जैसे नेशन वाइड है तो कंप्लीटली इंडिया के अंदर ये 2000 के अंदर लागू हो गया था। अब इसके बाद भारत स्टेज 2 आया या यूरो 2। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये एनसीआर और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के अंदर कब लागू हुआ। तो आपको याद रखना है 2001 के अंदर। ऐसे ही भाई आपको ये रिवर्स याद रखना है कि भाई एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के अंदर जो भारत स्टेज 2 है या यूरो 2 है वो किस सन के अंदर लागू हुआ। तो ये आपको याद रखना है 2001 के अंदर। इसके बाद ये 2003 के अंदर एनसीआर और जो 14 सिटीज़ हैं उसके अंदर लागू किया गया। फिर कंप्लीटली इंडिया के अंदर ये लागू किया गया भाई 2005 के अंदर। तो ये तीनों ईयर आपको अच्छे से याद होने चाहिए और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। चीज़ों के अंदर शुरू से ही अपनी हैबिट बना लो कि बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है, कंफ्यूजन का कोई सवाल ही मतलब ना, बिल्कुल ना रखें।
अब भारत स्टेज 3 या यूरो 3 है, ये सेम ऐसे ही फिर एनसीआर और 14 सिटीज के अंदर स्टार्टिंग में लागू हुआ। शुरुआत में जैसे कंप्लीटली पूरे इंडिया के अंदर लागू ना करके एनसीआर और 14 सिटीज के अंदर लागू किया गया। तो ये कब लागू किया गया था भाई? 2005 के अंदर। ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लो। इसके बाद में भाई कंप्लीटली इंडिया के अंदर कब लागू हुआ? तो 2010 के अंदर। फिर आता है भाई भारत स्टेज 4। अभी आगे आपको डिफरेंस बताऊंगा कि जैसे 3 के बाद 4 आया तो क्या चीजें मतलब इसके अंदर चेंज की गई। तो ये अभी इसको देखने के बाद उस पर बात करेंगे। तो जो भाई भारत स्टेज 4 या यूरो 4 है, ये एनसीआर और 14 सिटीज के अंदर कब लागू किया गया था? तो ये था भाई 2010 के अंदर। इसके बाद में कंप्लीटली इंडिया के अंदर इसको लेके आया गया 2017, यानी 2017 के अंदर कंप्लीटली इंडिया के अंदर ये लागू कर दिया गया था। अब एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि भाई लगातार जैसे आप देख रहे हैं भारत स्टेज 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, अब 5वां आया ही नहीं, यानी इसको स्किप कर दिया गया। तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि भाई भारत स्टेज जो कौन सा, मतलब यह कह सकते हैं भारत स्टेज या यूरो जो स्किप किया गया, तो आपको बताना है 5। इसके बाद आता है भाई भारत स्टेज 6 या यूरो 6। ये दिल्ली के अंदर स्टार्टिंग में लागू हुआ 2018 के अंदर। तो ये आपको अच्छे से ईयर है वो याद रखना है। 2018 के अंदर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर लागू किया गया था। उसके बाद 2019 में ये लागू हुआ भाई एनसीआर के अंदर, और 2020 में इसको कंप्लीटली पूरे इंडिया के अंदर लागू कर दिया गया। अब जो डिफरेंस है एक बार उसको देख लेते हैं भाई। तो BS2 और BS3 में डिफरेंस क्या है? तो भाई जो मेन आपको चीज याद मतलब जैसे होनी चाहिए उसी पे बात करूंगा मैं। तो भाई BS2 और BS3 इंजन के अंदर जो डिफरेंस था वो यही था कि BS2 के अंदर जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, या जो उत्प्रेरक कन्वर्टर कह सकता हूँ, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये है उत्प्रेरक कन्वर्टर। तो BS2 के अंदर वो नहीं था, BS3 के अंदर उत्प्रेरक कन्वर्टर है, वो फिट कर दिया गया था। अब इसका काम क्या होता है? जो आपके जैसे हाइड्रोकार्बन या फिर कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी जो जहरीली जो गैसें हैं वो निकलती है, ये उनको कम करता है, इसलिए ये BS3 इंजन के अंदर फिट कर दिया गया था। तो लास्ट में जैसे लिखा हुआ आप सामने देख सकते हैं कि भाई BS2 इंजनों में हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के गठन के लिए उत्प्रेरक कन्वर्टर का उपयोग नहीं किया जाता था, जबकि ये BS3 के अंदर इसका प्रयोग किया जाने लगा। अब ऐसे ही भाई BS3 और BS4 के अंदर क्या फर्क है? तो आपको मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, थ्योरी आप पढ़ लेना। इसके अंदर डिफरेंस यही है कि भाई और अच्छा, यानी जैसे उत्प्रेरक कन्वर्टर इसके अंदर लागू किया गया BS4 के अंदर। अब जैसे भाई 3 से 4 आ रहा है तो कुछ ना कुछ बेहतरी उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर जो उत्प्रेरक कन्वर्टर है वो और शक्तिशाली लागू किया गया, जिसे डीजल ऑक्सीडेशन उत्प्रेरक के रूप में भी जाना जाता है। डीजल वाहनों में यह अनिवार्य फिटमेंट ईंधन दहन प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाता है और हानिकारक जो आपके हाइड्रोकार्बन और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके उत्सर्जन को कम करता है। तो बस आपको यही याद रखना है कि इसके अंदर भाई और शक्तिशाली उत्प्रेरक कन्वर्टर का प्रयोग किया गया, जिसका मतलब यही होता है कि भाई जो आपके हाइड्रोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीली गैसें हैं उनके उत्सर्जन को कम करना। अब इसके बाद बात करते हैं भाई BS4 और BS6, इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि भाई अगर जैसे BS4 के बाद अब 6 आ रहा है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो और बेहतर आपको देखने को मिलेगी। तो जो डिफरेंस है मोटे मोटे 1-2 डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। मेनली ज़्यादा क्वेश्चन आपके वहीं से बनेंगे, जो टेबल मैंने बताई है यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो सिर्फ जितना आपको बता रहा हूँ उतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो भाई जो BS6 कह सकता हूँ मानदंड, इसके अंदर 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर जो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उसके उत्सर्जन को अनिवार्य किया गया। जो BS4 है उसके अंदर ये कितने थे? 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर। यानी अब यहाँ से क्वेश्चन दो बन सकते हैं, एक ये कि ये BS4 के अंदर कितना था 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर, और BS6 के अंदर कितना था 60, यानी कितना है 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर। अब इनके अंदर ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भाई कितने मिलीग्राम पर किलोमीटर तक BS4 से BS6 के अंदर कम किया गया। तो आपको पता होना चाहिए भाई 20 मिलीग्राम पर किलोमीटर। अगला डिफरेंस है वो देख लेते हैं भाई। BS4 के अंदर 50 ppm, 50 ppm में सल्फर सामग्री की तुलना में BS6 सल्फर सामग्री 5 गुना कम है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 गुना कम है, और एक आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर 50 ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ये 50 पार्ट्स पर मिलियन BS4 के अंदर था, और ये BS6 के अंदर आपको 10 पार्ट्स पर मिलियन देखने को मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई अगला जो डिफरेंस है। BS6 के मामले में डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर
फुल फॉर्म याद रखना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा फुल फॉर्म से, एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, जितनी भी फुल फॉर्म बन सकती है सारी एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो भाई डीपीएफ का मतलब है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, और सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन एक भूमिका निभाता है। यह BS4 के साथ नहीं था, तो बस आपको ये याद रखना है कि जो डीपीएफ है ये BS6 के अंदर है, BS4 के अंदर नहीं था। अब BS6 में ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक फीचर है, जबकि BS4 के साथ ऐसा नहीं था। तो ये कुछ जरूरी से आपके डिफरेंस थे। और एंड में यही कहूंगा भाई कि उन्हीं चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है जो एक आपका स्कोर करा सके, आपको सिलेक्शन तक ले जा सके। फालतू चीज़ों से आपको बचना है, स्मार्ट अप्रोच से आपको अपनी जो तैयारी है वो करनी है। और पहली वीडियो थी, सभी भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही भाई जब भी टाइम मिलेगा आपके लिए जो जरूरी टॉपिक है उस पर वीडियो बना के डाल दी जाएगी। सभी भाई सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद।